हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्त, नए एपिसोड का आगाज हो चुका है और आज इस एपिसोड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो देखने वाले हैं अल्फा एमिनो अम्ल और प्रोटीन। जी हाँ, आपने सही सुना कि इस एपिसोड में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, तो शुरू करने वाले हैं अल्फा एमिनो अम्ल और प्रोटीन। और कई दिनों से हम आपको देख रहे हैं कि आप चैनल पर आते हैं और देखते हैं लेकिन लाइक्स नहीं करते। देखिए, हमारी मजबूरी ना बनाइए ना, कैमरे में से निकल के हम जबरदस्ती लाइक कर देंगे। अच्छा, तो आपने लाइक कर दिया है तो देखिए आपने सब्सक्राइब ना किया है, सब्सक्राइब भी कर दिए हैं तो देखिए आपने शेयर ना किया है, और यदि आपने शेयर भी कर दिया है तो ये सभी सारी चीजें आप अपने प्यारे दोस्तों के पास अवश्य भेजा करें ताकि वो भी पढ़ाई में लगे रहे और उनके मार्क्स भी अच्छे हो। और आप सभी से आग्रह है कि यह एपिसोड मात्र आपको दिया नहीं जाता, यह एपिसोड आपको इसलिए बनाया जाता है जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को देखते हुए ये सारे एपिसोड आपको दिए जाते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो अपने अंसार को उठाइए और अंसार को उठा के जाके इन सभी उत्तर और प्रश्नों को अंसार से मिलाइए और देखिए क्या ये सभी प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे या नहीं। यदि आपको विश्वास हो जाए तो फिर पढ़ना आप ना छोड़ें और साथ में इस चैनल पर आने के बाद वीडियो को धैर्य बनाकर अंत तक देखें ताकि आपके सारी चीजें क्लियर हो और कम समय में ही आपके सारी चीजें क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो आइए समय का जाया ना करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या, अल्फा एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिखते हैं, वह क्या, अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल। अब यहां से हम लोगों को अल्फा एमिनो अम्ल जानना है तो हम लोग क्या जानते हैं, जैसे लिखा गया है वैसे इसकी परिभाषा है। अल्फा का मतलब अल्फा कार्बन, एमिनो का मतलब NH2 समूह, कहां, अम्ल में अर्थात COOH समूह में। अर्थात कोई कार्बनिक यौगिक लेंगे उसमें एक या एक से अधिक COOH समूह होगा और COOH से समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन होगा उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा होना चाहिए, NH2 समूह जुड़ा होना चाहिए। आइए इसे लिखित रूप में देख लेते हैं, क्या कि वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें एक या एक से अधिक COOH समूह होता है और उसके अल्फा कार्बन से NH2 समूह जुड़ा होता है, उसे अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। आइए इसकी संरचना भी देख लेते हैं। और संरचना क्या, यह हो गया COOH समूह, इससे जुड़ा ये हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका NH2 समूह जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं COOH समूह से जुड़ा जो ये कार्बन होगा इसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, NH2 समूह जुड़ा हुआ है, किसी को क्या कहते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। या किसी किसी बुक्स में इस प्रकार से भी संरचना दिया गया है, तो संरचना देख के घबराइएगा नहीं, संरचना किसी भी प्रकार से किसी भी बुक्स में बनाया जा सकता है और सभी संरचनाएं आपके क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो यहाँ पर ये भी संरचना जो है वह क्या है, अल्फा एमिनो अम्ल का है। आइए हम लोग जानते हैं क्या यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के जवाब। तो सबसे पहला प्रश्न क्या होता है कि अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है वह उभयधर्मीय प्रकृति का होता है, क्यों। तो सबसे पहले उस प्रश्न को देखते हैं, क्या प्रश्न होगा, तो प्रश्न होता है अल्फा
एमिनो अम्ल उभय धर्मी प्रकृति का होता है, क्यों? और इसका जानेंगे क्या उत्तर। अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है वह उभयधर्मीय प्रकृति का होता है, क्यों? तो अल्फा एमिनो अम्ल में दो समूह उपस्थित होते हैं। एक क्या होता है COOH समूह होता है, दूसरा क्या होता है NH2 समूह होता है। जो COOH समूह होता है वह H+ आयन का त्याग करता है और जो आपका NH2 समूह होता है वह H+ आयन को ग्रहण करता है। चूंकि ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने यह बताया हुआ है कि यदि कोई पदार्थ H+ आयन का त्याग करता है तो उसे अम्ल कहते हैं, और कोई पदार्थ H+ आयन को ग्रहण करता है तो उसे क्षार कहते हैं। और एक ही अणु में H+ आयन का त्याग भी हो रहा है और एक ही अणु में H+ आयन का ग्रहण भी हो रहा है, इसलिए कहा जाता है अल्फा एमिनो अम्ल उभयधर्मीय प्रकृति का होता है। तो आइए इसका लिखित रूप में जवाब देख लेते हैं। क्या अल्फा एमिनो अम्ल उभयधर्मीय प्रकृति का होता है, क्यों? तो क्योंकि आगे से मैं आपका जवाब लिख रहा हूं, उतना चीजें आप जोड़ लीजिएगा अपने उत्तर में। क्या चीज है? अल्फा एमिनो अम्ल उभयधर्मीय प्रकृति का होता है क्योंकि अल्फा एमिनो अम्ल में उपस्थित क्या COOH समूह H+ आयन का त्याग करता है और NH2 समूह H+ आयन को ग्रहण करता है, चूंकि H+ आयन का त्याग व ग्रहण अर्थात H+ आयन का आदान प्रदान एक ही अणु में होता है, इसलिए अल्फा एमिनो अम्ल उभयधर्मीय प्रकृति का होता है। आइए इसे हम लोग संरचना के रूप में भी दिखा देते हैं। और संरचना के रूप में क्या दिखाएंगे? संरचना के रूप में होगा NH2, ये हो जाएगा CH से क्या जुड़ा होगा R, और ये हो जाएगा COOH, और इसी को क्या कहते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। अब अल्फा एमिनो अम्ल से क्या होता है? COOH जो होता है वह H+ आयन का त्याग करता है, इसलिए क्या बन जाएगा? COO- बन जाएगा। और इसके बाद जो NH2 समूह होता है वह H+ आयन को ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ क्या बन जाता है? NH3+ बन जाता है। तो त्याग और ग्रहण एक ही अणु में हुआ, इसलिए क्या कहते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है वह क्या होता है? उभयधर्मीय प्रकृति का होता है। तो इसी में हम लोग अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। अब वो अगला प्रश्न क्या होगा? अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है वह द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है, क्यों? तो आइए पहले इतनी चीजें देख लीजिए, फिर इसके आगे उस प्रश्न का जवाब भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले उस प्रश्न का जवाब जान लेते हैं। तो हम लोग प्रश्न देखते हैं क्या?
तो प्रश्न होगा आपका अल्फा एमिनो अम्ल द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है क्यों? अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है वह द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है क्यों? तो इसका जवाब क्या होगा कि अल्फा एमिनो अम्ल में COOH समूह जो होता है वह क्या करता है, आपके H+ आयन का त्याग करता है जिससे ऋण आयन का निर्माण होता है, और जो NH2 समूह होता है वह H+ आयन को ग्रहण करता है जिससे धन आयन का निर्माण होता है। और धन आयन और ऋण आयन जब बनते हैं तो दो ध्रुव का निर्माण हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है वह द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो आइए इसका लिखित रूप में जवाब देखते हैं क्या कि अल्फा एमिनो अम्ल द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है क्योंकि अल्फा एमिनो अम्ल में उपस्थित COOH समूह H+ आयन का त्याग करता है और त्याग करता है, इसी में देखेंगे, जिससे ऋण आयन का निर्माण होता है और NH2 समूह क्या H+ आयन को ग्रहण करता है जिससे धन आयन का निर्माण होता है। अर्थात एक ही अणु में धन आयन व ऋण आयन अर्थात दो ध्रुव का निर्माण होता है, इसलिए अल्फा एमिनो अम्ल द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है। अब इसको संरचना की सहायता से दिखा भी देंगे क्या, NH2 CHR COOH आपने जो परिभाषा के द्वारा बताया है वही आप लिखित रूप में दिखा देंगे, और क्या दिखाएंगे कि जो आपका COOH समूह होता है वह H+ आयन का त्याग करता है जिससे ऋण आयन बनता है, और जो NH2 समूह होता है वह H+ आयन को ग्रहण करता है जिससे क्या बनता है, धन आयन बनता है। अर्थात यहाँ धन आयन हो गया, यहाँ ऋण आयन हो गया, दो ध्रुव का निर्माण हुआ, इसलिए कहा जाता है अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है वह द्विध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, फिर एक नया प्रश्न, वह क्या होगा, तो वह होता है अल्फा एमिनो अम्ल ज्विटर आयन
ज्विटर आयन का निर्माण करता है कैसे? इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे और ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं अलग अलग तरीके से, जबकि जवाब लगभग मिलता जुलता ही होगा। कि इसमें आप क्या लिखेंगे, अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है वह ज्यूटर आयन का निर्माण करता है क्योंकि अल्फा एमिनो अम्ल में उपस्थित अल्फा एमिनो अम्ल में उपस्थित COOH समूह COOH समूह H+ आयन का त्याग करता है और NH2 समूह H+ आयन को ग्रहण करता है जिसके फलस्वरूप धन आयन व ऋण आयन एक ही अणु में बनते हैं जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। तो ये चीज इसका होगा कि जो अल्फा एमिनो अम्ल होता है वह ज्विटर आयन का निर्माण करता है कैसे, तो उसका जवाब क्या होगा कि अल्फा एमिनो अम्ल ज्विटर आयन का निर्माण करता है क्योंकि अल्फा एमिनो अम्ल में उपस्थित COOH समूह H+ आयन का त्याग करता है और NH2 समूह H+ आयन को ग्रहण करता है जिसके फलस्वरूप धन आयन और ऋण आयन एक ही अणु में बनते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। वही चीज संरचना यहाँ पर दिखाया गया है, यह संरचना आप इसमें भी बना लेंगे और क्या दिखाएंगे, NH2CHR जिसमें COOH ने H+ आयन का त्याग किया है तो माइनस बन गया है और ये क्या किया है, H+ आयन को ग्रहण किया है इसलिए क्या बन गया है, NH3+ बन गया और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ज्विटर आयन कहते हैं। तो इसी के जस्ट बाद हम लोग एक और प्रश्न देखने वाले हैं और वो क्या, तो वो प्रश्न होगा आपका अल्फा एमिनो अम्ल में आयन होते हुए भी यह उदासीन होता है क्यों? अल्फा एमिनो अम्ल में आयन होते हुए भी यह उदासीन होता है क्यों? या तो प्रश्न हो जाए कि अल्फा एमिनो अम्ल उदासीन होता है क्यों, तो इसका जवाब आप लिखने के लिए क्या बताएंगे, तो यहां पर क्योंकि आगे आप क्योंकि से शुरू करेंगे। अल्फा एमिनो अम्ल में आयन होते हुए भी यह उदासीन होता है क्योंकि अल्फा एमिनो अम्ल में बने अल्फा एमिनो अम्ल में बने ज्विटर आयन में धन आयन की संख्या व ऋण आयन की संख्या बराबर होती है इसलिए अल्फा एमिनो अम्ल में
आयन होते हुए भी यह उदासीन होता है। तो इसकी व्याख्या लिखने के बाद यह संरचना अवश्य बनाइएगा, क्योंकि यही संरचना इसका जवाब पूरा करेगा कि अल्फा एमिनो अम्ल जो होता है वह उदासीन होता है, क्योंकि इसमें COOH समूह H+ आयन का त्याग करता है और NH2 समूह H+ आयन को ग्रहण करता है, जिससे धन आयन और ऋण आयन बनता है और धन आयन की संख्या ऋण आयन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए अल्फा एमिनो अम्ल उदासीन प्रकृति का होता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप समझना चाहें तो आपने NaCl को देखा होगा। NaCl जो होता है वह उदासीन होता है, जबकि देखा जाए तो वह आयनिक होता है, अर्थात Na+ होता है और Cl- होता है, फिर भी हम उदासीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि धन आयनों की संख्या ऋण आयनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए कहते हैं कि अल्फा एमिनो अम्ल या सोडियम क्लोराइड जो होता है वह क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक और प्रश्न जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो आइए उसे भी हम लोग देख लेते हैं। आइए उस प्रश्न को देखते हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा गया प्रश्न था, और वह क्या था, तो वह था अल्फा एमिनो अम्ल के आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु को समझाइए। अल्फा एमिनो अम्ल के आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु को पूछा जाए या समवैद्युत बिंदु को पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या होता है, किसी विलयन का वह पीएच या H+ आयन की सांद्रता जिस पर एमिनो अम्ल को रखने पर वैद्युत क्षेत्र में वह एनोड या कैथोड की तरफ गति नहीं करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु कहते हैं। क्या हमने बताया कि विलयन का वह पीएच या H+ आयन की सांद्रता जिस पर हम लोग क्या करते हैं, एमिनो अम्ल को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं और वह किसी भी तरफ अर्थात एनोड या कैथोड की तरफ गति नहीं करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु या समवैद्युत बिंदु। तो आइए उसे लिखित रूप में देख लेते हैं। क्या कि विलयन का वह पीएच या H+ आयन की सांद्रता जिस पर एमिनो अम्ल को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वह एनोड या कैथोड की ओर गति नहीं करता है, उसे अल्फा एमिनो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अल्फा एमिनो अम्ल का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु या समवैद्युत बिंदु कहते हैं। इसे पीआई से
प्रदर्शित करते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से एक नए पार्ट के साथ प्रोटीन के। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, आभार।